जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैथ आज की जो हमारी असाइनमेंट का जो टॉपिक है 501 मैथ है, उसका लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है। उनके लेक्चर्स जो 1 टू 10 हैं। ये असाइनमेंट दी गई है, उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया है। आप काइंडली जो है इन सॉल्यूशंस को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हों, एक वेक्टर x हो, उसकी उसने ये 2 डायमेंशनल अगर 2 सिमतों में हो, x और y कंपोनेंट हो तो 2 डायमेंशनल वो वेक्टर होता है। और इसी तरह y उसने दिया हुआ है 2 डायमेंशनल में 1 और 3। उसको उसने कहा है रिड्यूस रो एशिलन फॉर्म। एक रिड्यूस करनी है, ऊपर से ऑपरेटर कौन सा लगाना है, रो वाला, कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं हमने लगाना। एशिलन फॉर्म बनानी है, ये अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ होता क्या है। वो इस्तेमाल करते हुए आपने ये ये स्केलर्स दिए गए हैं, ये वेक्टर्स हैं और ए जो हैं ये आपके स्केलर्स हैं। ये किसी फील्ड का हिस्सा होंगे आपके पास, यानी कि स्केलर हैं तो किसी फील्ड से बिलोंग करेंगे। ये हमेशा वेक्टर्स होंगे, किसी वेक्टर स्पेस में से होंगे। तो इनका हमने स्पैन निकालना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पैन होता क्या है। स्पैन बेसिकली मैंने उसकी डेफिनेशन पहले बताई है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने लिखनी हो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। स्पैन बेसिकली होता है कि भी वी कोई वेक्टर स्पेस ली, जैसे ये हमारे पास वेक्टर स्पेस एक्स और वाई दी गई है, किसी फील्ड में से, इधर मैंने फील्ड एफ का नाम दिया, इधर मैंने फील्ड वो के का नाम दे दिया। हमने इन वेक्टर्स जो स्पेस ली है उसके वेक्टर्स ये लेने हैं u1 u2 u3 u1 u2 u3 सो ऑन um तक, अगर वो n स्पेस है। अब चूंकि हमारे पास ये दो दो वेक्टर दिए गए, फिर हम अकेला u1 और u2 ले लेंगे, वो स्पैन ऑफ वी कहलाएंगे। यानी ये सारा वेक्टर्स जो होगा ये कब स्पैन कहलाएगा, अगर हर एलिमेंट u1 u2, जैसे कि हमारे पास ये दो दो दिए गए हैं, ये V के साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं u1 u2 सो ऑन इफ देयर एग्जिस्ट, जितने हमारे पास वेक्टर्स हों उतने हम स्केलर्स लें। अब जैसा कि ये हमें दो दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक वेक्टर आपका x1 हो जाएगा, दूसरा x2 हो जाएगा, एक है y1 हो जाएगा, दूसरा y2। अब जब हम बात करें तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग स्केलर उसने एक ये दिया हुआ है और एक आपको ये दिया हुआ है। जब हम ये करेंगे तो स्पैन होता क्या है, आपने उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी है। चूँकि मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसमें हमने m वेक्टर्स लिए हैं तो स्केलर्स भी m ही लेने हैं फील्ड में से। फिर उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपने हर स्केलर को हर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है, एडिशन लगाते जाना है, हर स्केलर को हर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है। वो जो एक स्पैनिंग बन जाएगी वो हमारे पास स्पैन कहलाती है उस वेक्टर्स वी की जो हमने फील्ड में से उठाया होता है, जिसके ये वेक्टर्स बड़े होते हैं। अब हमारे पास चूँकि दो दो वेक्टर्स हैं तो मैंने आपकी आसानी के लिए दो वेक्टर्स की स्पैनिंग बना दी कि हमारे पास सिर्फ इतना आएगा। अगर बिलफर्ज ये तीन वेक्टर्स का हो तो आपने इधर a3 u3 एक और ऐड कर देना है। मैं बता रहा हूँ बात कि जो u1 u2 होंगे ये वेक्टर्स के हिस्सा होंगे, और जो a1 a2 a3 सो ऑन जितने भी हमने ये लिए हुए हैं ये स्केलर्स कंपोनेंट होंगे, कोई भी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सिर्फ आपको बताया है स्पैन होता क्या है, चूँकि हमें स्पैन दिया गया है तो आपको आइडिया हो ना कि स्पैन होता क्या है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो ही जाना था, स्पैन क्या चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा था। अब क्वेश्चन में वो बता रहा है कि भी हमारे पास एक एक्स वेक्टर, जो ये मैंने ऊपर सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन स्पैनिंग की बताई है। ये वेक्टर और ये हमारे पास दोनों एक्स और वाई दिए गए हैं, इसकी स्पैनिंग करनी है। इसको मैंने कोई नाम वी का दे दिया। ये जो हमने निकालना है ना स्पैन, इसको मैंने जस्ट वी का नाम दे दिया। जैसे ये मैंने कहा है, ये मैंने वो डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला लिया। अब यहाँ पे इसके और भी तरीके हैं। मैंने ये तरीका यूज़ किया क्योंकि उसने हमें रिड्यूस रो एशिलन फॉर्म का है। अगर ये ना कहता तो फिर हम ये और भी तरीके हैं वो भी जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। वो अगर क्वेश्चन नेक्स्ट आया तो मैं आपको उस तरीका से भी सॉल्व कर दूंगा। तो अब चूँकि हमें उसने कंडीशन लगा दी रिड्यूस रो एशिलन फॉर्म से बनाना है, तो हमने इसी वेक्टर्स को जो ये दिए गए हैं इनको वेक्टर्स फॉर्म में लिख देना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कौन सा ऑपरेशन लगाना है जी, रो वाला।
रो वाला ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन का साइन रो का होता है। ये अगर कॉलम ऑपरेशन करेंगे हम, तो फिर ये यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन का सी लिखते जाएंगे। ये ऑपरेशन का सिंबल होता है जी। अब चूंकि रिड्यूस है, रो है, एशिलन फॉर्म है, अगर अकेली एशिलन फॉर्म कहे तो आपने क्या करना होता है, ये जो मेन डायगोनल होते हैं ये होते हैं मेन डायगोनल, इनको आपने हमेशा वन वन करना है किसी प्रोसेस के ज़रिए, और उनके नीचे सिफर लाने होते हैं अगर अकेली एशिलन फॉर्म हो तो। बट अगर रिड्यूस हो तो इन मेन डायगोनल के जैसे नीचे ज़ीरो किया है उसी तरह इधर वन होगा, इसको वन हम इंशाल्लाह बनाएंगे, और उसके ऊपर भी फिर ज़ीरो करेंगे। अगर ऊपर वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो कर दें और ये भी ज़ीरो कर दें, मेन डायगोनल के नीचे भी सारे ज़ीरो हो जाएँ। ये तो चूँकि 2 क्रॉस 2 का रो का ऑपरेटर है, तो इसमें यहाँ सिर्फ ज़ीरो होगा और यहाँ ज़ीरो होगा। बट अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो आपने जो भी मेन डायगोनल होगा उनके नीचे ज़ीरो करने हैं और उनके ऊपर ज़ीरो करने हैं। किसके लिए? रिड्यूस एशेलन फॉर्म के लिए। अब रिड्यूस एशेलन फॉर्म है, उसके ज़रिए वो कैसे करते हैं, अब मैं वो आपको सिखाता हूँ जी। रिड्यूस एशेलन फॉर्म में होता है कि भई हमारे पास मेन डायगोनल हमेशा 1 हो। ये वाला अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो उससे आगे वाला भी होना था। अब मेन डायगोनल 1 ये हमारे पास ये नीचे पड़े हैं, ये ऊपर पड़े हैं, तो आप जब भी एशिलन फॉर्म या रिड्यूस एशिलन फॉर्म करते हैं तो आप जो है रोज़ को या कॉलम्स को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कॉलम्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं, रोज़ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जो ऑपरेशन लगाना है उस मुताबिक भी हमने चेंज, अगर रो ऑपरेशन है तो ये सारी रो उठा के ऊपर ले जाएंगे, वो सारी रो नीचे ले आएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। ये वो एक्सचेंज का मैंने साइन बता दिया, R1 को R2 पे ले गए, R2 को R1 पे ले गए। अब यहाँ पे चूँकि 1 आ गया हमारे पास जी, ये जब 1 आ जाएगा तो फिर उसके नीचे 0 होना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही हमारी वैल्यूज़ में मौजूद है, तो अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ नहीं होता तो फिर हमने उसको बनाना था। अब यहाँ पे आ जाएँ फिर, जब हमने इसको 1 कर लिया उसके नीचे सिफ़र कर लिए। अब इसको 1 करना है। इसके नीचे तो अब एलिमेंट्स है ही नहीं जिनको ज़ीरो करना है, तो अब सिर्फ़ इसको 1 करना है। वो कैसे करेंगे? उसका आसान प्रोसेस यही होता है, आपके पास जो भी वैल्यू पड़ी है उसको उसके उल्ट से ज़रब दे दें। 1/2 है तो 1/2 से ज़रब देंगे तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। जी, जब हमने इसको 1/2 से इस सारी रो को मल्टीप्लाई किया, 1/2 ज़ीरो के साथ होगा तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। जब इसके साथ करेंगे 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा। हमारा मेन डायगोनल 1 हो गया जी, ये वाला। जब ये 1 हो जाएगा तो अब एक चीज़ सिर्फ रह गई है, जैसे इसके नीचे ज़ीरो किया था ये एशिलन फॉर्म बन चुकी है हमारी। अगर इतनी कहता तो हमने 1 करने थे और ज़ीरो ले आने थे, एशिलन फॉर्म थी। बट उसने कहा रिड्यूस, तो फिर हमने इसको भी ज़ीरो करना है। इसको भी ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारी रो, इसको R2 रो कहते हैं, इसको R1 रो कहते हैं। सारी रो जो 2 है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके ये रो 1 में से माइनस कर देना है। रो 1 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई के जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1 0 आ जाएगा। कैसे? जैसे ये देखें जी, आप R1 आपने 1 एलिमेंट लिया, इसको आपने लिखा, उसमें से R2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो 3 ज़ीरोज़ आर 0 हो जाएगा, तो वो ये 0 ही रहेगा। जब उसमें से इसको निकालेंगे भी वो वहीं रहेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बट जब हमने R1 लिया 3, तो जब हम 3 के साथ R2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 है तो इधर 3 1 ज़ा 3, 3 और 3 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास R1 में ये चेंज होती है जिसमें आपने लिखने हैं, तो R1 में हमारे पास सिफर आ जाएगा 3 माइनस 3, क्योंकि वो आप जब 1 से ज़रब दोगे ये 3 बन जाएगा, 3 माइनस 3 वो उधर आपके पास 0 आ जाएगा। ये बताया करेगा कि कहाँ आप लिखना चाह रहे हो, कौन सी रो में आप चेंजिंग ला रहे हो, ये चेंजिंग की रिप्रेजेंटेशन करेगी ये बार। तो यहाँ से जब हम कर लेंगे तो ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म बन जाएगी। ऊपर भी मेन डायगोनल 1 आ गए, नीचे भी 0 आ गए, ऊपर भी 0 आ गए, ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म है। अब फिर जब ये कर लेंगे फिर हमने इनको वेक्टर्स में ले जाना है। वेक्टर्स कैसे बनाएंगे? ये आपके पास एक वेक्टर्स होगा u1 1 और 0, ये आप लिख देंगे। एक दूसरा वेक्टर्स होगा जी 0 और 1, वो आपका u2 हो जाएगा। इसके बाद आपने स्पैनिंग करनी है। आप डायरेक्ट स्पैनिंग नहीं कर सकते हैं जब तक वो आपको एशेलन फॉर्म या रिड्यूस एशेलन फॉर्म ना कहे बनाएं। वो कहे भी या ना भी कहे, आपने ये लाजमी करनी होती है, एशेलन फॉर्म बनानी होती है, फिर आप स्पैनिंग कर सकते हैं। जब जी हमने ये बना लिए, बनाने के बाद आपने उसी फार्मूला पे आ जाना जो हमने ये मैंने आपको लिख के दिया है इस पे,
वो हमने लिखा। उसमें उसने वेक्टर्स ए दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हो कि ये पड़े हैं 3 और 4। वो आपने A1 एक 3 हो जाएगा, A2 4 हो जाएगा, और U1 जो आपने ये निकाला है वो लिख देंगे, और जो U2 है वो ये निकाला है वो आप लिख देंगे। फिर सिंपल 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 से किया, 4 को किया, और ये आपके पास 3 x कंपोनेंट को x से ऐड कर दें, वो आ गया। y कंपोनेंट को ऐड कर दें y से, वो आपके पास आ गया। 3 आ गया और 4 आ गया। ये आपकी स्पैनिंग आ चुकी है, जो ये हमने कही थी, या ये जो ऊपर दी गई थी, इसको ये स्पैनिंग ऑफ एक्स वाई आप कह सकते हैं। ये आपका है वो, इसको v का नाम दिया है, हम v भी लिख सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन जी। उसके बाद है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी मैंने पहले डेफिनेशन लिख दी है, उसके बाद आपको जो है उसका बताया है। लीनियरली इंडिपेंडेंट्स और डिपेंडेंट्स क्या होता है, उसने कहा कि भी आप अभी जो हमने बात की वेक्टर्स हैं, हमने सारे वेक्टर्स लिए वेक्टर फील्ड में से, और स्केलर्स लिए किसी सिंपल फील्ड में से, तो वो सारे स्केलर्स हों। अब वेक्टर्स को स्केलर के साथ, जो मैं पीछे अभी आपको स्पैनिंग का बता के आया हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, ये हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जब भी आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। तो आप जब ये करेंगे तो उसके बाद वो कह रहा है कि भी आप जितने स्केलर्स हों, जितने वेक्टर्स हों, उन सब को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, बनाने के बाद वो सिफर ना हो, वो सिफर ना हो। यहाँ मैंने एक बात आपको बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, स्केलर्स आर ऑल जीरोज, यानी कि ये A1 A2 A3 सो AM, ये सारे जीरोज हों, बट वेक्टर्स कोई भी आपका कंपोनेंट जीरो ना हो, फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये दोनों मर्ज हो जाते होते हैं टॉपिक, तो इनको आपने अच्छे से देखना है। तो लीनियरली डिपेंडेंट में इसके उल्ट होगा कि भी जब हमने ये कॉम्बिनेशन बनाई, ये इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इसमें जब हम देखें तो ये भी ज़ीरो हो, दूसरा कंपोनेंट भी ज़ीरो, तीसरा भी, सारे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये सारे ज़ीरो होना ज़रूरी हैं। उसमें स्केलर अब ज़ीरो ना, जैसे उसमें हमने कहा था कि सारे स्केलर्स ज़ीरो हों लेकिन वेक्टर ज़ीरो ना हो, ये मैंने लिखा भी है, सारे स्केलर ज़ीरो हों बट वेक्टर ज़ीरो ना हो। इसमें हमारे पास स्केलर अब ज़ीरो नहीं होंगे, कोई हो भी सकता है एक आधा दो, लेकिन अब सारे स्केलर्स ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन अब वेक्टर्स आपके क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो ये तब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसके पार्ट्स हैं जी, नीचे क्वेश्चंस के 1 2 और 3 ये मैंने सॉल्व किए हैं। उसमें जैसे उसने पहला क्वेश्चन दिया है C इक्वल टू 2 to 3, एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, उसको मैंने आपके आसानी के लिए ऐसे लिख दिया जी। अब चूंकि ये आपकी असाइनमेंट में दिया गया है, इनको सॉल्व नहीं करना। अगर सॉल्व करना तो मैंने आपको सॉल्व करने के तरीके से बता देना था। उसने कहा बस थ्योरम के मुताबिक बता दें कौन सा थ्योरम लगा हुआ है और ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो उस समय मैंने आपको ये बताया जी, ये वेक्टर्स बना दिए, आपने सिर्फ ये उसकी कंडीशन बता देनी है, इस वजह से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। दो वेक्टर्स, अब जैसे ये मैंने ये दो वेक्टर ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये बन रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये मैंने अभी बनाया है थोड़ा सा, अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी, उसने चूँकि इसका सॉल्यूशन नहीं माँगा है तो मैंने इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया, बस आपका वैसे क्वेश्चन का इतना ही आंसर है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन समेत उसको देना चाहते हैं कि भई आप सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं मिल जाए, तो वो आपका कैसे होगा ये मैंने कहा आपको, उसको ये सॉल्व करने का तरीका बताया जी। आपने जब ये वेक्टर्स लिया, ये लिया, इस ज़ीरोज़ को, चूँकि टू डायमेंशनल ये चीज़ें हैं, तो टू डायमेंशनल में बना दी। उससे क्या होगा कि हम जब ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को जो है हमारे पास A1 एक वेक्टर बन जाएगा स्केलर के साथ, स्केलर वेक्टर्स के साथ मिलके, A2 दूसरे के साथ, हमने ये एक्स कंपोनेंट लेना है, इधर से भी एक्स कंपोनेंट लेना, वो आपका ये आ जाएगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट लेना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, तो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट आ जाएगी। इक्वल टू ज़ीरो है तो उसको भी ज़ीरो रख देना है, इसको भी, और दूसरे कंपोनेंट को भी ज़ीरो रख देना। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल के उसको डिवाइड कर दिया है इधर ला के ज़ीरो पे, तो वो हमारे पास ज़ीरो ही आ जाना था। तो इस वजह से यहाँ से A1 निकाला तो ये उधर चला गया हमारे पास। अब ये इसको आप इधर ही अभी एक दफ़ा रहने दें,
फिर इसी तरह ये A1 की वैल्यू आप A2 में इधर रिप्लेस करें दूसरे वैल्यू वेक्टर्स में, उधर किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया 15, और ये हमने उसको सॉल्व किया, 15 में से 3 निकाले 12 आ गए, 12 को उधर डिवाइड कर दिया तो A2 वेक्टर आप देख सकते हो क्या आया है, 0 आया। इस A2 को जब आप इधर रखेंगे तो इधर रखने से A1 भी आपके पास क्या आ गया है, 0। चूँकि दोनों वेक्टर्स स्केलर सॉरी वेक्टर्स कह रहा हूँ, दोनों स्केलर्स आपके 0 आ गए हैं। जब मैंने अभी बताया था जब दोनों स्केलर्स जितने भी स्केलर्स हों वो सारे 0 हों लेकिन वेक्टर्स 0 ना, आप देख लो वेक्टर तो 0 नहीं थे लेकिन स्केलर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, 0, तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब इसका मैंने ये आपको आंसर बता दिया कि भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, मैंने तरीका बताया कैसे करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें कर लेना, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अब इसी तरह दूसरा है, उसको फिर चूँकि मैंने ये एक आपको प्रोसीजर बता दिया, उसमें भी मैंने थ्योरम के ज़रिए बता दिया, ये सारे वेक्टर्स थे तो इनको मैंने वेक्टर्स बना दिया, ये U1 U2 U3 ये आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी नाम रख लीजिएगा। तो उसमें इसमें 2 थ्योरम लगते हैं, 2 थ्योरम्स के मुताबिक आप आंसर इन दोनों में से जो मर्ज़ी दे दें, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने बताए हैं दोनों थ्योरम्स। वो कह रहा है कि भी अगर कोई एक वेक्टर्स भी 0 आ गया, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ हमने बताया था ना कि ये वेक्टर्स जो है अब 0 होंगे। अब कोई एक वेक्टर भी 0 आ गया, जैसा कि इसमें देखिए आपका एक वेक्टर 0 आ चुका है, ये वाला। कोई एक वेक्टर्स भी 0 आ जाए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा इस शर्त के मुताबिक। ठीक है जी। जब ये हो गया हमारे पास तो ये लीनियर डिपेंडेंट, इसमें स्केलर्स नहीं 0 होंगे लेकिन चूंकि वेक्टर 0 है हमारे पास ये वाला, कोई एक भी आ गया तो आपका ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये ना लिखनी हो कंडीशन तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दो वेक्टर्स अगर इक्वल या रेसिप्रोकल, मैं भी बताता हूँ, और या वो स्केलर मल्टीपल हो, एक दूसरे के मल्टीपल हो, कोई कीमत बीच में से कॉमन निकाल लें तो वो बन जाए दूसरा वही, तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आप इसको देखो और ये देखो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल पड़े हुए, ये वाले, जब ये रेसिप्रोकल होंगे तो तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। उसके अलावा इसका तीसरा पार्ट है जी आपके पास, वो भी सेम, उसने ये 4 वेक्टर्स दिए हैं, हमने उनको नाम दे दिए। जब नाम दे दिए तो इसकी भी कंडीशन सिर्फ बता दें कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। उसका भी आसान सा तरीका है, आपको तीसरा तरीका बताना चाह रहा हूँ। कोई एक वेक्टर सारा का सारा भी 0 आ जाए, कोई एक वेक्टर सारा का सारा भी 0 आ जाए, या कोई एक उसका कंपोनेंट भी 0 आ जाए, तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हुआ करेगा। अब चूंकि इसका आंसर सोल्यूशन नहीं निकालना तो मैंने इसलिए नहीं निकाला है, हमने थ्योरम्स के मुताबिक बता देने, तीनों कंडीशंस मैंने आपको थ्योरम के मुताबिक बता दी हैं। कोई एक वेक्टर सारा या उसके कंपोनेंट्स वेक्टर्स के एक्स वाई या जी जो भी कंपोनेंट है किसी का भी वो 0 आ गया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा जी। ये था आपका असाइनमेंट का टॉपिक जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।